हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिमोटनेस ऑफ डैमेज एंड टाइप्स ऑफ डैमेजेस। तो हमें रिमोटनेस ऑफ डैमेज के बारे में बताना है और इसी से एक टॉपिक हमारा जो है निकल के आता है, वो आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डैमेजेस। बहुत प्रोबेबिलिटी होती है ये दोनों क्वेश्चंस जो है आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और सेम जो है एक ही क्वेश्चन में भी दोनों को मर्ज किया जा सकता है। तो हम इसी स्लाइड में जो है या इसी क्लास में जो है दोनों को जो है एक साथ पढ़ेंगे। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास जो डैमेजेस टर्म है, इसका मतलब है कॉम्पनसेशन, मनी के टर्म में लॉस के लिए जो सफ़र किया गया है इंजर्ड पार्टी के द्वारा। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इंजर्ड पार्टी पे है प्रूव करने का लॉस। जो रेमेडी है इन नेचर ऑफ डैमेजेस, जो डैमेजेस के नेचर में जो रेमेडी है वो जनरली प्यूनिटिव नहीं होती है, मतलब उसके पीछे कोई सज़ा नहीं दी जाती है, ये कॉम्पनसेटरी होती है नेचर में। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ग्रांट करने का डैमेजेस, वो है पुट करना जो अग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिसको नुकसान हुआ है, इस पोजीशन में कि वो जो है होती अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म किया जाता, तो उस पोजीशन में उसको जो है रखना जब वो जिस पोजीशन में होती अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाता। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने जो डैमेजेस टर्म है उसको डिफाइन किया है। फिर आ गया हमारे पास टॉपिक जो पूछा गया है क्वेश्चन में, दैट इज़ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। इसमें आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ब्रीच के कॉन्ट्रैक्ट के वो एंडलेस हो सकते हैं। हाउएवर कानून की नज़रों में जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा इन सब एंडलेस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। इस पे जो है लिमिट लगाई गई है उसकी लाइबिलिटी पे। इस लिमिट के बाहर जो है जो डैमेज को बोला जाता है कि वो जो है टू रिमोट है, मतलब काफ़ी जो है कम है और कोई लाइबिलिटी जो है वो अराइज नहीं करती है। जो क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ डैमेजेस का वो एक क्रूशियल वन है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। इसी जो क्वेश्चन को है जो इसके रूल्स हैं वो ले डाउन किए गए हैं हेडले वर्सेस बैक्सडेल में 1854 के केस में। अब जो है हम डिटेल में इस केस को पढ़ेंगे। इस केस को आपको रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में भी लिखना है, प्लस इसके बेसिस पे जो है आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं या और प्री में भी जो है इसको पूछा जाता है MCQ फॉर्म में। तो आप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, इस केस लो को ध्यान से पढ़ेंगे। इसका नाम है हेडले वर्सेस बैक्सडेल, साइटेशन है 1854 की। प्री के लिए नाम भी ज़रूरी है। अब इसके फैक्ट्स हम पढ़ेंगे और उसके बाद क्या लॉ इंटरप्रेट किया गया है वो भी हम देखेंगे। फैक्ट्स में आ गया हमारे पास, कोर्ट ने ले डाउन करे हैं रूल्स जो रिलेट करते हैं जनरल डैमेजेस से और स्पेशल डैमेजेस से। अब फैक्ट्स क्या हैं? इस केस में जो प्लेंटिफ है वो कैरी करता था या वो चलाता था मिल का बिजनेस। जो मिल थी वो स्टॉप हो गई थी क्योंकि ब्रेकेज हो गया था क्रैन शाफ्ट का। ये जो है एक पार्ट होता है किसी मशीनरी का, तो इसका जो ब्रेकेज हो गया था जिसकी वजह से मिल का काम जो है स्टॉप हो गया था। डिफेंडेंट जो थी एक फर्म थी कैरियर्स की जो एंगेज थी कैरी करने में शाफ्ट टू द मैन्युफैक्चरर। तो इस शाफ्ट को जो है मैन्युफैक्चरर के पास ले जाना था डिफेंडेंट की फर्म को। प्लेंटिफ ने इन्फॉर्म किया डिफेंडेंट को कि जो मिल है वो स्टॉप हो चुकी है, वो काम नहीं कर रही है और जो शाफ्ट है उसको इमीडिएटली सेंड करना है। डिफेंडेंट ने डिले कर दिया डिलीवर करने में शाफ्ट को और जो प्लेंटिफ है वो रिसीव नहीं कर पाया शाफ्ट को टाइम पे। अब प्लेंटिफ ने जो है एक एक्शन लेके आया है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो अगर नॉर्मल मैं आपको जस्ट बताऊं इस फैक्ट्स का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है तो हम इसको ध्यान से करेंगे। हमारे पास एक प्लेंटिफ है, हमारे पास एक डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ जो है एक मिल रन करता था, मिल में जो मशीनरी थी वो ब्रेक हो गई जिसकी वजह से मिल जो है वो बंद हो गई। डिफेंडेंट जो था वो मैन्युफैक्चरर नहीं था, वो एक कैरियर था, मतलब वो कैरी करता शाफ्ट को जो मशीनरी ख़राब हुई है उनके मैन्युफैक्चरर्स के पास कि इसको ठीक करने के लिए। अब डी ने क्या किया, डिफेंडेंट ने क्या किया, डिले कर दिया उसको पहुंचाने में जिसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हो गया। अब प्लेंटिफ ने किस चीज़ के लिए इसको सू किया है? इसने लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए सू किया है कि ये जो प्रॉफिट बना सकता था उस टाइम में उसका इसको लॉस हुआ है। तो हम आगे देखेंगे कोर्ट ने जो है क्या इंटरप्रेट किया है, क्या हेल्ड किया है। कोर्ट ने हेल्ड किया है जहाँ पे दो पार्टीज़ एंटर करती हैं कॉन्ट्रैक्ट में और उनमें से एक ने ब्रेक कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को, देन जो डैमेजेस हैं जो दूसरी पार्टी रिसीव करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ब्रीच वो
जो है फेयर होने चाहिए और रीजनेबल होने चाहिए। बी कंसिडर्ड बी सपोज्ड टू हैव बीन इन द कॉन्टम्पलेशन ऑफ बोथ पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो सपोज किए जा सकते हैं कि उस टाइम पे कॉन्टम्पलेट करते, मतलब अंदाज़ा होता कि इतना जो है डैमेज हो सकता है दोनों पार्टीज़ के बीच में अगर ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसी टाइम पे, कि वो प्रॉबेबल रिजल्ट होता उस ब्रीच का। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डिफेंडेंट्स थे वो लाइबल नहीं थे लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब मिलर्स जो हैं वो सेंड करते हैं उनके शेफ्ट जो है रिपेयर के लिए, उसका ये मतलब नहीं होता कि जो मिल है वो स्टॉप हो गई है। इवन दो प्लेंटिफ ने पॉइंट आउट किया था कि मिल जो है वो स्टॉप हो गई है या उसका काम रुक गया है, वेरियस रीजंस हो सकते हैं मिल को स्टॉप करने के लिए। जो फैक्ट है कि जो मिल स्टॉप हो गई थी ड्यू टू वांट ऑफ शेफ्ट की कमी की वजह से, वो एक स्पेशल सर्कमस्टांस था जो नहीं लिया जाना चाहिए था, जो लाया गया था, ये लाया जाना चाहिए था जो डिफेंडेंट के नोटिस में क्लियर टर्म्स में। ये जो डिसीजन है ये इस्टेब्लिश करता है फॉलोइंग बेसिक रूल्स कैलकुलेट करने के लिए डैमेजेस। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, अगर ये क्वेश्चन आपके पास 5 मार्कर में आता है तो आप जिस्ट क्या बताएंगे। इसका जो जिस्ट है हमारे पास, इसमें ये बोला गया है जब दो पार्टीज़ एंटर करती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में और उनमें से कोई एक पार्टी ब्रीच कर देती है कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वो कॉन्टम्पलेट करती हैं कि अगर ये जो है हमारे पास ब्रीच हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट का तो दोनों पार्टीज़ में से किसको कितना नुकसान होगा, किसको कितना जो है डैमेज होगा। तो ये जो कॉन्टम्पलेशन है ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही हो जाती है दोनों पार्टीज़ को। अब इस केस लॉ में के फैक्ट्स के हिसाब से कोर्ट ने बोला कि जो डिफेंडेंट है वो जो है लाइबल नहीं है, क्योंकि जो शेफ्ट था वो कैरी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डिफेंडेंट की थी, लेकिन मिल जो स्टॉप हुई है वो एक स्पेशल सर्कमस्टांस है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल के स्टॉप होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये स्पेशल सर्कमस्टांस है इस केस में कि शेफ्ट की वजह से जो है मिल स्टॉप हुई है। तो बेसिकली ये डायरेक्ट कॉज नहीं है, ये हमारे पास जो है इनडायरेक्ट कॉज है मिल के स्टॉप होने का। तो इसमें यहाँ पे ये कनेक्शन जो है कोर्ट ने डिनाई किया है। फिर आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ डैमेजेस। तो डैमेजेस जो है हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। पहला आ गया जनरल डैमेजेस। ये जो डैमेजेस हैं ये अराइज होते हैं नेचुरली यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में जो ब्रीच होता है इटसेल्फ। तो जब भी कोई ब्रीच होता है तो नेचुरली जो जनरल डैमेजेस हैं वो अराइज होते हैं। डिफेंडेंट लाइबल होगा उन सब के लिए जो नेचुरली अकर होते हैं, जो यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग में, मतलब जो नेचुरली अराइज होते हैं उनके लिए डिफेंडेंट जो है वो लाइबल होगा। जब पार्टीज़ एंटर करती हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो जनरली अवेयर होती हैं कि ये जो लॉस है ये अराइज होगा अगर ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। जो डिफरेंस है बिटवीन जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में वो कंसिडर किया जाता है जनरल डैमेज। तो बेसिकली जो जनरल डैमेज होते हैं उनके बारे में बोला गया है कि जो नेचुरली अराइज होते हैं डैमेजेस, कि आपको लेमैन को भी पता है कि 2 पार्टीज़ ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं कि अगर इनका ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या नुकसान हो सकता है, या वो जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं जनरल डैमेजेस। अब आते हैं हमारे पास स्पेशल डैमेजेस। ये जो डैमेजेस हैं ये अराइज होते हैं स्पेशल और अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस की वजह से। ये जो है नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं ब्रीच के, ये सिर्फ रिकवरेबल होते हैं जब वो जो स्पेशल डैमेजेस हैं वो लाए जाते हैं डिफेंडेंट की नोटिस में। अगर स्पेशल डैमेजेस पता होते हैं पार्टीज़ को उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ये जो लॉस है ये बोला जाएगा कि कॉन्टम्पलेशन में था पार्टीज़ के, जो लॉस है प्रॉफिट का वो कंसिडर किया जाएगा एज अ स्पेशल डैमेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशल डैमेजेस जो हैं वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से अराइज होते हैं जब पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी जो है वो दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं किसी भी चीज़ का, और यहाँ पे उनके बीच में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगर ये जो चीज़ है ये कॉन्ट्रैक्ट इस समय तक नहीं हुआ तो हमारे पास स्पेशल डैमेज होगा। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल से आपको अच्छा समझ आएगा। एग्जांपल आ गया इसमें ए जो है हमारे पास प्लेंटिफ है और प्लेंटिफ की जो थी वो वेडिंग थी। वेडिंग जो थी आप लगा लीजिए
जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उससे 1 महीने के अंदर अंदर जो है उसकी वेडिंग थी, उसकी 30th डे पे वेडिंग थी। और जो बी है हमारे पास वो एक डिज़ाइनर है, जहाँ से उसने कपड़े जो अपनी शादी के लिए हैं ऑर्डर किए हैं, शेरवानी आप बोल सकते हैं, जैसे उसने जो शेरवानी है वो ऑर्डर की है डिज़ाइनर को बोल के कि आप इस डेट तक जो है इसको डिलीवर कर दीजिए। अब डिज़ाइनर ने जो है उस डेट तक उसको डिलीवर नहीं किया। जैसे आप लगा लीजिए 30 जून की शादी थी, तो 30 जून को अगर 28 जून तक जो है उसको डिलीवर करना था, उसने 28 जून तक जो है डिलीवर नहीं किया। अब ए ने क्या बोला, अब बी को उसने स्पेसिफिकली बताया कि मेरी शादी है और इस तारीख तक जो है मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये स्पेशल सरकमस्टांस है। अब 28 तक जो है वो नहीं डिलीवर हुई जो ड्रेस है, तो उसने क्या किया, प्लेंटिफ ने 29 को जाके उसने अर्जेंटली किसी दूसरे डिज़ाइनर को डबल द प्राइस में सेम शेरवानी खरीदी है। तो यहाँ पे जो उसने एक शेरवानी का प्राइस डबल दिया है, इसका जो ये जो नुकसान हुआ है ए को, ये जो है बी लाइबल होगा पे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेशल सरकमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ए को जो है नुकसान हुआ है। वहीं अगर दूसरा जो जनरल डैमेज में आता वो ये होता कि ए ने बोला है, बी जो कि एक टेलर है, ए ने बोला है कि एक सूट सिलने के लिए दिया है टेलर को और उसको बोला है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर जो है इसको दे दीजिए। वहीं जो टेलर, कोई स्पेशल ओकेजन नहीं था, ना ही कोई शादी थी, ना ही कोई पार्टी थी, लेकिन उसने एक सूट सिलवाने के लिए टेलर को दिया जो उसने 15 दिन में डिलीवर करने का प्रॉमिस किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन वो 15 दिन की जगह 17 दिन में जो है उसको उसका जो सूट है वो तैयार करके देता है। तो यहाँ पे कोई स्पेशल सरकमस्टांस या कोई अनयूजुअल सरकमस्टांस नहीं थे, यहाँ पे जो है कोई स्पेशल डैमेजेस उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेडिंग का केस था, एक स्पेशल सरकमस्टांस था, यहाँ पे स्पेशल जो है डैमेजेस जो हैं वो दिए जाएंगे। फिर केस लो आगे, इसमें हमारे पास सिम्पसन वर्सेस लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कॉरपोरेशन 1876। कोर्ट ने हेल्ड किया कि स्पेशल सरकमस्टांसेस जो ऑलरेडी नॉलेज में थे पार्टी की, जो ब्रेक कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो जो फॉर्मेलिटी थी कम्युनिकेट करने की, वो जो स्पेशल सरकमस्टांसेस वो ज़रूरी नहीं थी। तो जैसे यहाँ पे ए अगर नहीं भी बताता डिज़ाइनर को कि मेरी शादी उस दिन है, तब भी जो है ये माना जाता कि उसको स्पेशल डैमेज हुए हैं, कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं था फॉर्मली। एक क्लेम में जनरल डैमेजेस में जो प्लेंटिफ है उसको प्रूव करना है कि उसने सफ़र किया है कुछ लॉस, लेकिन स्पेशल डैमेजेस जो है क्लेम करने के लिए उसको प्रूव करना है कि उसने स्पेशल लॉस जो है वो जो है झेला है। तो यहाँ पे जैसे उसने डबल प्राइस पे किया है, तो ये उसका जो है स्पेशल लॉस था। फिर आ गया इसमें हमारे पास केस लो में आ गया हमारे पास विक्टोरिया लॉन्ड्री विंसर लिमिटेड वर्सेस न्यूमैन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 1949। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो दोनों रूल्स ले डाउन किए गए हैं हेडले वर्सेस बैक्सनडेल केस में, इसका मतलब है कि वो लॉस जो रिकवरेबल है एज वॉज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो उस जब टाइम हुआ था कॉन्ट्रैक्ट का उस समय पे वो रीजनेबली फोर्सिएबल था, तो वही लॉस जो है रिकवर किया जा सकता है कि वो लाइकली रिजल्ट था ब्रीच का। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो फोर्सिएबिलिटी थी वो डिपेंड करती है नॉलेज पे। देयरफॉर जो फोर्सिएबल था एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, वो डिपेंड करता है जो नॉलेज थी दोनों पार्टीज़ के पास। नॉलेज कैटेगराइज की जा सकती है दो टाइप्स में, इम्प्यूटेड और एक्चुअल। इम्प्यूटेड नॉलेज का मतलब है हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग में ऐसा होगा, एंड देयरफॉर वो लाइबल होगा जानने के लिए कि जो लॉस अराइज हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ जो है थिंग्स में हुआ है। एक्चुअल में आ गया हमारे पास जो उसको कम्युनिकेट किया गया है। कंक्लूजन में जो है हम एक लाइन ही लिखेंगे कि जनरल और स्पेशल जो डैमेजेस हैं उनके बीच में डिफरेंस बताएंगे कि जनरल डैमेजेस के क्लेम में जो प्लेंटिफ है उसको प्रूव करना है कि उसको कुछ लॉस हुआ है, लेकिन स्पेशल डैमेजेस के केस में उसको स्पेसिफिकली प्रूव करना है कि उसने सफ़र किया है एक स्पेशल लॉस। तो यहाँ पे जो है एक ही लाइन है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कंटेंट हो गया है, तो कंक्लूजन में हम दोनों के बीच को डिफरेंस बताएंगे एक लाइन में। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है, ऑल्दो 10 नहीं, हम बोलेंगे 15-20 मार्कर के हिसाब से किया है। 2 हमने जो है इसमें टॉपिक्स कवर किए हैं, एक है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, दूसरा आ गया टाइप्स ऑफ जो डैमेजेस हैं हमारे पास,
दोनों आपको 10-10 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, तो आप अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में आप टाइप ऑफ डैमेजेस भी डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन उसका जो है आप टेबल बना सकते हैं। जनरल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस जो नेचुरली कोर्स में अराइज होते हैं, यहाँ पे आगे जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अराइज होते हैं। एक केस लो जो है आप लिखेंगे दोनों का, लेकिन इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि 2-2, 3-3 केस लो लिखें। बाकी टाइप्स ऑफ डैमेजेस आता है, तो आप इंट्रो में जो है वही करेंगे, डैमेजेस जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे टाइप्स ऑफ डैमेजेस में। उसके बाद जो है आप जो हेडले वर्सेस बैग्जेंडेल का केस है वो थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे। फिर आप टाइप्स पे जाएंगे सीधा। टाइप्स जो है हमारे पास जनरल और हमारे पास स्पेशल, इसका हमारे पास केस लो है, इसके हमारे पास 2 केस लो हैं, इनको डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद जो है कंक्लूड करेंगे। तो अलग अलग जो है फॉर्मेट ये रहेगा। वहीं अगर 5 मार्कर में आपके पास आता है तो आपको काफ़ी छोटा लिखना है। इंट्रो में अगेन आप डैमेजेस लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है आप टाइप्स पे भी जा सकते हैं सीधा, जहाँ पे जनरल और स्पेशल डैमेजेस आप एक्सप्लेन करेंगे, दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे आप। अब उसके बाद जो है लास्ट में जो है आप हेडले वर्सेस बैग्जेंडेल वाला जो केस है वो एक्सप्लेन करेंगे, उसका सिर्फ जिस्ट लिखेंगे, उसके जो है फैक्ट्स आप जो है कवर नहीं करेंगे 5 मार्कर में। उसके बाद आप जो है दोनों का डिफरेंसेस जो है बता सकते हैं। जो कंक्लूजन हमने लिखा है 2 लाइन में, यही 5 मार्कर में भी लिख सकते हैं। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।